इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 के सिविक्स के चैप्टर नंबर 1 को, जिसका नाम है ऑन इक्वालिटी। और यह वीडियो नंबर फर्स्ट इस चैप्टर का। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं कि आखिर हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो देखिए, यहाँ पर इस चैप्टर का नाम है ऑन इक्वालिटी और इस चैप्टर का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन में बताया जा रहा है कि क्लास 6 के बुक में, जो हमारा सिविक्स का बुक था, उसमें हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के की एलिमेंट्स को देखा था। और की एलिमेंट्स में हमने देखा था पीपुल्स पार्टिसिपेशन, यानी लोगों के पार्टिसिपेशन के बारे में, कन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन किस तरीके से होता है, या फिर इक्वालिटी और जस्टिस के बारे में हमने क्लास 6 में पढ़ा था। और उसमें से जो इक्वालिटी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है डेमोक्रेसी के लिए, और डेमोक्रेसी के सभी तरीके के फंक्शनिंग को प्रभावित करता है इक्वालिटी। और इस चैप्टर में हम इक्वालिटी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं कि आखिर इक्वालिटी होती क्या है, इक्वालिटी क्यों इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए, और क्या इंडिया में सभी लोगों को इक्वल दर्जा दिया गया है, बराबर दर्जा दिया गया है। इस चीज़ को यहाँ पर इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए हम कांता की स्टोरी देखते हैं, और कांता की स्टोरी के जरिए ही बहुत चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि ऊपर इस लाइन को देख सकते हैं, लाइन में लोग खड़े हैं, और ये जो दिन है यह है वोटिंग का, यानी सभी लोग लाइन में वोटिंग के लिए खड़े हैं, और उसमें कांता भी खड़ी है वोट डालने के लिए। और कांता और उसकी दोस्त सुजाता लाइन में खड़े हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि देखो सुजा, कितनी अच्छी बात है कि हमारे देश में सभी लोगों को इक्वल दर्जा दिया गया है, इक्वल सिटीजन का दर्जा दिया गया है, और हमारे जो मालिक हैं, हमारे जो एम्प्लॉयर हैं जैन साहब, वो भी हमारे साथ लाइन में खड़े हैं। और इसके बाद कांता की बारी आती है वोट करने की। कांता जाती है वोट करने और ऐसे कैंडिडेट के लिए वोट करती है जिसने कांता के इलाके में पानी पहुंचाने का वादा किया है। इसके बाद वोटिंग का पूरा जो काम था वो खत्म होता है। इसके बाद जैन साहब चले जाते हैं, कांता उनको हाय हेलो करती है। उसके बाद कांता जो है वो सुजाता से कहती है, बात करते हुए, कि मेरी बेटी जो गुड़िया है उसको बुखार है, काफ़ी तबीयत ख़राब है और उसको हॉस्पिटल लेकर जाना है, लेकिन उसके पहले मुझे जैन साहब के घर जाना है ताकि उनसे मैं कुछ पैसे उधार ले सकूँ, एडवांस अपना पेमेंट ले सकूँ। इसके बाद कांता घर आती है, घर आकर अपनी बेटी गुड़िया को कुछ पीने के लिए देती है और कहती है कि शाम को मैं जब काम से वापस आऊँगी तब तुम्हें लेकर चलूँगी हॉस्पिटल। इसके बाद बाहर आकर कांता देखती है कि उसकी जो बस्ती है वो काफ़ी गंदी है, और उसे लगता है इसी गंदगी की वजह से ही उसकी जो बेटी है उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रह रही है। इसके बाद कांता जो है वो काम करने आती है अपने मालिक के घर, जैन साहब के घर, और वहाँ पर काम करने के बाद वो कुछ एडवांस उनसे ले लेती है और फिर जाकर हॉस्पिटल के लाइन में जाकर खड़ी हो जाती है अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए। इसके बाद हमारा पहला टॉपिक आ जाता है, वो इक्वल राइट टू वोट। तो हमारा ये जो स्टोरी है इस चैप्टर का, वो शुरुआत हुआ था कांता के साथ। कांता खड़ी थी लाइन में वोट डालने के लिए, वोट डालने वाले लाइन में खड़ी थी, और वहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं कि बहुत तरीके के लोग, बहुत सारे लोग वहाँ पर, अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग लोग खड़े थे उसके साथ लाइन में वोट डालने के लिए। कांता जो थी वो अपने एम्प्लॉयर को रिकॉग्नाइज करती है, जो कि है अशोक जैन, और इसके साथ ही अपने पड़ोसी छोटे लाल को भी पहचानती है। और देखिए, जो हमारा कंट्री है इंडिया, इसके जैसे जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं सभी में सभी जगहों पर जो एडल्ट्स हैं उनको वोट डालने का अधिकार प्राप्त होता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, कितना भी उनके पास एजुकेशन हो, किसी कास्ट से बिलोंग करते हो, या फिर वो अमीर हो गरीब हो, कितना भी उनका एज हो, यानी 18 से ऊपर ही, लेकिन ऊपर कितना भी एज हो, वो जाकर वोट डाल सकते हैं। और ये जो चीज़ है इसको क्लास 6 बुक में हमने देखा था, कहा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो आखिर ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता क्या है, और ये जो चीज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए। तो ऊपर जो हमने बात किया कि देखिए, किसी भी देश में, डेमोक्रेटिक कंट्री में, जब लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया जाता है, किसी भी जात के हों, वो किसी भी धर्म के हों, कितना भी उनका एज हो, कितना भी उनका एजुकेशन बैकग्राउंड हो, तो उसी को हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। यानी कि एक निश्चित एज के बाद, यानी इंडिया में जैसे 18 साल की उम्र के बाद लोग जाकर वोट डाल सकते हैं, तो वही चीज़ होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और ये जो चीज़ है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो आइडिया है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, ये इक्वालिटी के आइडिया पर बेस्ड है। क्योंकि जब भी आप यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि लोगों को किसी भी कंट्री में, जो एडल्ट्स है किसी भी कंट्री में, उनको उनके वेल्थ को ध्यान में ना रख के, या फिर कम्युनिटी या फिर किसी भी चीज़ को ध्यान में नहीं रखा जाता है, लेकिन उनको बराबर का दर्जा दिया जाता है और उनको एक
वोट का अधिकार दिया जाता है। तो इस तरीके से ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है ये इक्वालिटी के आइडिया को काफ़ी प्रमोट करता है, उसको फॉलो करता है। और इस चीज़ को देखकर जो कांता है वो काफ़ी एक्साइटेड होती है वोट करने के लिए और काफ़ी हैप्पी होती है कि उसके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जा रहा है और सभी लोगों के पास सिर्फ एक वोट है और सभी लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे उसका दिन गुजरते जाता है, वोटिंग वाला दिन, उसको ऐसा डाउट होने लगता है कि क्या हम सच में इक्वल हैं, क्या हम सभी लोगों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट सच में होता है। तो यहाँ पर आपसे सवाल पूछा गया कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कांता जो है वो इक्वालिटी के स्टेटस को लेकर काफ़ी ज़्यादा अनश्योर हो गई। तो इसके बाद अगर हम देखते हैं कांता के लाइफ को, यानी वोटिंग के डालने के बाद अगर हम कांता के लाइफ को देखें कि उसके लाइफ में क्या हुआ उस दिन, तो हम इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझने पाएंगे। तो देखिए कांता जो है वो स्लम में रहती है। स्लम तो आप जानते ही होंगे, जो झुग्गी होता है, झोगड़ी झोपड़ी के जो इलाके होते हैं उसी को स्लम कहा जाता है। स्लम में रहती है और उसके घर के पीछे एक ड्रेन यानी कि नाली बह रही होती है और उसकी जो बेटी है गुड़िया, वो उसकी काफ़ी तबीयत खराब है, लेकिन वो छुट्टी नहीं ले सकती है क्योंकि उसको अपने मालिक से जाकर कुछ पैसे उधार लेने हैं। और उसका जो जॉब है डोमेस्टिक हेल्प का, वो काफ़ी उसको थका देता है, काफ़ी वो थक जाती है अपने काम की वजह से। और उसके बाद जब वो उसका दिन अंत होता है, यानी डे जब अंत की ओर जाता है, तो फिर से उसे जाकर लाइन में लगना होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की लाइन में, ताकि वो अपनी बेटी का इलाज कर सके। और ये जो लाइन है गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, इस लाइन में मैक्सिमम जो लोग खड़े होते हैं वो गरीब लोग होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते अपने इलाज कराने के लिए। और यहाँ पर आकर जो कांता है वो सोचती है कि जो जैन मैडम है या फिर जैन साहब हैं, उसको किसी भी तरीके के हॉस्पिटल में या फिर दूसरे जगहों पर लाइन में खड़ा नहीं होना होता है जब उनको किसी दूसरे काम हो, लेकिन जब वो वोटिंग डालने जाते हैं तो सिर्फ उनको वोटिंग डालने समय ही खड़ा होना होता है। और दूसरी जगहों पर उनको काफ़ी प्रिविलेज प्राप्त होता है, जैसा कि हॉस्पिटल हो गया या फिर एजुकेशन हो गया या फिर और जगहों पर। इसके बाद आगे बढ़े तो आगे हमारा आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, यानी अब हम दूसरे तरीके की इक्वालिटी की बात करने वाले हैं। तो देखिए कांता जो है वो इंडिया की एक सिटीजन है और इंडिया के सिटीजन के होने के साथ ही और इसके साथ ही बहुत सारे लोग हैं कांता के जैसे इंडिया में जिनके पास वोट का अधिकार तो है, लेकिन उनका जो डेली लिविंग या फिर वर्किंग कंडीशन है वो इक्वल से काफ़ी नीचे है। और गरीब होने के अलावा दूसरे तरीके के भी इनइक्वालिटीज़ इंडिया में मौजूद हैं, जैसा कि जो कि लोगों के साथ ट्रीट किया जाता है या फिर लोगों को इनइक्वालिटीज़ ट्रीटमेंट दिया जाता है। और आगे हम दो स्टोरीज़ को देखने वाले हैं जिसके ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे इनइक्वालिटीज़ इंडिया में मौजूद हैं। और ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं ये इंडिया के कंटेक्स्ट में है, इंडिया में ये काफ़ी ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आगे हम बढ़ लेते हैं। तो आगे यहाँ पर बात की गई है कि देखिए एक जो सबसे कॉमन हमारा फॉर्म है इनइक्वालिटी का वो है कास्ट सिस्टम। तो अगर आप रूरल इंडिया में रहते हैं यानी गाँव में रहते हैं तो वहाँ पर कास्ट आइडेंटिटी आपकी कास्ट आइडेंटिटी काफ़ी कम उम्र में पता चल गई होगी, यानी कि आप बहुत छोटे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। और इसके साथ ही जब अगर आप अर्बन एरियाज़ में आएंगे या फिर अर्बन एरियाज़ में यानी शहरों में देखेंगे तो ऐसा लगता है या फिर ऐसा बताया जाता है कि लोग जो है वो अब कास्ट में बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन जब हम मैट्रिमोनियल एड्स को देखेंगे जो कि हमारे यहाँ बगल में दिया गया है, इन एड्स को देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि जो लोग हैं वो अभी भी कास्ट में बिलोंग करते हैं और कास्ट में अभी भी काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते हैं और शादी वगैरह जो चीज़ें हैं वो कास्ट में ही करना पसंद करते हैं। जैसा कि ऐड में देख सकते हैं तमिल ब्राह्मण, गुप्ता बॉय या फिर SC ST एक्सक्यूज़, ये सभी चीज़ें जो है ये क्या है, ये सभी कास्ट यहाँ पर बात यहाँ पर कास्ट की गई है। तो हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अपनी पहली कहानी, जो कि हम दो स्टोरीज पढ़ने वाले हैं उसमें से पहली कहानी। और जो पहली कहानी है वो है एक दलित चाइल्ड के बारे में जो कि स्कूल अटेंड कर रहा है। और आपने पहले ही क्लास 6 में दलित के बारे में पढ़ लिया है या फिर जान लिया है। और देखिए दलित एक वर्ड है जो कि यूज़ किया जाता है लोअर कास्ट के द्वारा, वो खुद को दलित के रूप में एड्रेस करते हैं या फिर कहते हैं। और जो दलित है उसका मतलब होता है ब्रोकन। और इस वर्ड के ज़रिए लोअर कास्ट जो है वो पॉइंट करते हैं कि उनको किस तरीके से ट्रीट किया गया है या फिर डिस्क्रिमिनेट किया गया है या फिर उनको टारगेट किया गया है सोसाइटी में। और जो हमारी पहली कहानी है वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में, जो कि काफ़ी फेमस दलित राइटर हैं। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी जूठन, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उसमें लिखा है, अपनी बचपन के बारे में बताया है। जब वो बच्चे थे, स्कूल में पढ़ रहे थे, उस समय उनको क्लास में जब बैठना होता था तो उसको
दूसरे बच्चों से काफ़ी दूर बैठाया जाता था और इसके साथ ही फ्लोर पर बैठाया जाता था, और कई बार सभी लोगों से पीछे बैठाया जाता था डोर के पास, और कई बार उनको जो बच्चे हैं वो काफ़ी पीटते थे या फिर परेशान करते थे बिना किसी रीज़न से। और कब जब वो क्लास 4 में थे, तो क्लास 4 में जब वो थे तो हेडमास्टर जो था स्कूल का, उसने ओम प्रकाश को कहा कि वो पूरे स्कूल और पूरे प्लेग्राउंड को साफ करे, पूरे इलाके को झाड़ू मारे, उस पूरे इलाके को साफ करे। और जो पूरा प्लेग्राउंड था वो काफ़ी बड़ा था उस छोटे बच्चे के लिए जो कि वहाँ पर झाड़ू मारने जा रहा था, और वो उस पूरे रीजन को हैंडल नहीं कर सकता था। और जब उसने उस पूरे इलाके को साफ करना शुरू किया तो उसकी वजह से उसके पूरे पीठ में दर्द होने लगा, पूरे चेहरे पर धूल जमने लगी, और काफ़ी उसको परेशानी हो रही थी इस चीज़ की वजह से, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि को। और दूसरे जो बच्चे थे जो कि क्लास में बैठे हुए थे वो स्टडी कर रहे थे, पढ़ रहे थे, और जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे वो पूरे क्लास की सफाई कर रहे थे, पूरे स्कूल की सफाई कर रहे थे। और जो हेडमास्टर थे वो अपने रूम में बैठे हुए थे और ओम प्रकाश वाल्मीकि को देख रहे थे, और इसके साथ ही उनको पानी पीने तक की इजाज़त नहीं दी गई, और उनको पूरे दिन तक वहाँ पर डोर्स, विंडोज सभी जगहों को साफ कराया गया उनसे। और जो टीचर्स थे या फिर जो बॉयज़ थे जो कि क्लास में बैठे हुए थे, वो सभी लोग इस नज़ारे को देख रहे थे। और जो ओम प्रकाश था उसको पूरे स्कूल, पूरे प्लेग्राउंड काफ़ी दिनों तक साफ उससे कराया गया। और ये चीज़ ख़त्म तब हुई जब ओम प्रकाश वाल्मीकि के फादर ने इस पूरे सीन को देखा जो कि उस इलाके से गुजर रहे थे, और उन्होंने आकर अपने बेटे को रोका और उसके साथ ही टीचर को कन्फ्रंट करते हुए कहा, अपने बेटे को हाथ में लिए हुए यानी ओम प्रकाश का हाथ पकड़े हुए, कि तुम एक टीचर हो और तुमको टीचर की तरह बिहेव करना चाहिए। मैं अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन ये याद रखना मास्टर जी कि ये जो लड़का है ये यहीं पर पढ़ेगा, और इसके साथ ही और भी लोग आएंगे पढ़ने के लिए, यानी कि जो दलित कम्युनिटी है उसके और भी बच्चे वहाँ पर पढ़ने के लिए आएंगे। तो ये तो हो गई हमारी पहली कहानी। इसके बाद जो हमारी दूसरी कहानी है वो एक इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है जो कि एक इंडिया के बड़े शहर में हुई थी, और ऐसा आपको काफ़ी जगहों पर होते हुए दिख जाएगा इंडिया के शहरों में। तो देखिए, ऊपर जो स्टोरी हमने देखा वो एक विलेज की कहानी थी, और दूसरा जो हमने स्टोरी देखा वो एक शहर की कहानी है। तो देखिए, ये जो स्टोरी है ये स्टोरी बेस्ड है मिस्टर और मिसेस अंसारी के बारे में, जो कि रेंट के लिए अपार्टमेंट खोज रहे हैं, यानी भाड़े पर अपार्टमेंट खोज रहे हैं। उनके पास पैसे भी हैं, इसलिए रेंट देना कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो इसलिए वो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए ताकि उनको एक घर दिलाने में मदद कर सके। और जो डीलर था उसने उन्हें बताया कि उसको कुछ ऐसे अपार्टमेंट्स के बारे में पता है जो कि रेंट के लिए अवेलेबल हैं। और उन्होंने, यानी कि अंसारी जो थे पति पत्नी और इसके साथी जो डीलर था, उन्होंने कुछ घर को देखने का निश्चय किया। और वो जब पहले अपार्टमेंट में पहुंचे तो वहां पर उस अपार्टमेंट को उन्होंने काफ़ी पसंद किया, और उन्होंने तय किया कि वो इस अपार्टमेंट को भाड़ा पर लेंगे। लेकिन जो लैंड लेडी थी, यानी जो मालकिन थी, जब उसको इनके नाम के बारे में पता चला, यानी अंसारी के बारे में पता चला, तो उसने एक बहाना बनाया कि वो ऐसे किसी भी व्यक्ति को भाड़े पर घर नहीं देगी जो कि मीट खाता है, यानी मांस खाता है, यानी नॉन वेजिटेरियन है, क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी नॉन वेजिटेरियन रेसिडेंट अभी तक आया नहीं है और आगे भी नहीं आने वाला है। लेकिन इस चीज़ को सुनकर जो अंसारी बंधु थे, यानी जो अंसारी पति पत्नी थे और जो प्रॉपर्टी डीलर था, ये दोनों काफ़ी सरप्राइज हो गए। और इनका सरप्राइज का कारण ये था क्योंकि वो जहाँ पर मौजूद थे उसके बगल वाले जो फ्लैट है, यानी जो अपार्टमेंट था जो कि भाड़े पर दिया गया था, वहाँ से उनको फिश बनने की गंध आ रही थी। और यही एक्सक्यूज़ कुछ और जगहों पर भी दिया गया जब उन्होंने 2, 3, 4 अपार्टमेंट देखे। तो इसके बाद जो वहाँ पर उनका प्रॉपर्टी डीलर था, प्रॉपर्टी डीलर ने कहा कि उनको कि वो अपना नाम चेंज कर ले, मिस्टर और मिसेस कुमार कर ले, मिस्टर और मिसेस अंसारी की जगह, तब जाकर उनको आसानी से फ्लैट मिल सकता है। लेकिन ऐसा करने से पहले वो काफ़ी रिलेक्टेंट थे, जो अंसारी थे वो काफ़ी रिलेक्टेंट थे, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो कुछ और जगहों की तलाश करेंगे। और अंत में जाकर पूरे 1 महीने खोजने के बाद, अपार्टमेंट को खोजने के बाद, उन्हें एक ऐसा जगह मिला जहां पर उनको रेंट के लिए अपार्टमेंट मिला। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर आ जाता है रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। जो और इस टॉपिक में हम, यानी कि रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी जो है, इसमें हम देखेंगे कि जो डिग्निटी है वो किसी भी व्यक्ति के लिए क्यों ज़रूरी है, उसके साथ इक्वल ट्रीटमेंट क्यों होना चाहिए, इस चीज़ को यहाँ पर हम समझने वाले हैं।
तो देखिए पिछले टॉपिक को पढ़ के आप ये समझ गए होंगे कि जिस कास्ट में आप बिलोंग करते हैं या फिर जो रिलीजन आप प्रैक्टिस करते हैं या फिर आपका जो क्लास बैकग्राउंड कैसा है या फिर आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं, ये सभी चीज़ें ऐसी हैं, ये सभी चीज़ें डिटरमाइन करती हैं कि आपके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा या फिर अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। और जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे और जो अंसारीज थे, उनको अनइक्वल ट्रीटमेंट इसीलिए दिया गया क्योंकि उनका जो कास्ट और रिलीजन था वो अलग था, वो कास्ट और रिलीजन के आधार पर उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट किया गया था। तो देखिए यहाँ पर आगे जब बात आती है डिग्निटी की, तो डिग्निटी में ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि जब भी किसी व्यक्ति के साथ हम अनइक्वल ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि उसको बराबर का दर्जा नहीं देते हैं, तो उस व्यक्ति के डिग्निटी को हम वायलेट करते हैं, उस व्यक्ति के डिग्निटी को हम ठोस पहुंचाते हैं। तो इसी तरीके से जब ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं किया गया, जिस तरीके से उनके साथ ट्रीटमेंट किया गया, तो वैसा ट्रीटमेंट करके लोगों ने उनके यानी इन दोनों के डिग्निटी को वायलेट किया, ठेस पहुंचाया। और जब ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ को जानबूझकर परेशान किया गया, उनसे स्कूल साफ करवाया गया उनकी कास्ट की वजह से, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के जो क्लासमेट थे और जो टीचर्स थे, उन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि के डिग्निटी को काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित किया, उसको काफ़ी बुरी तरीके से ठेस पहुंचाया और ओम प्रकाश वाल्मीकि को ये फील करने पर मजबूर किया कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है वो दूसरे स्टूडेंट से नीचे लेवल पर है, नीचे दर्जे पर है, वो इक्वल नहीं है। और इसी तरीके से जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे वो इस बात के ऊपर कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते थे क्योंकि वो काफ़ी छोटे बच्चे थे उस समय में जब उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जा रहा था। और जब उनके फादर ने इस चीज़ को देखा, अपने बच्चे को स्कूल साफ करते हुए देखा, तो वो काफ़ी एंग्री हुए और टीचर के साथ जाकर उन्होंने काफ़ी कन्फ्रंट किया। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ जो अनइक्वल ट्रीटमेंट किया गया, उसने ओम प्रकाश वाल्मीकि के डिग्निटी को काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित किया। तो इसी तरीके से अगर हम अंसारीज का एग्जाम्पल देखें तो वहाँ पर भी उनके डिग्निटी को काफ़ी प्रभावित किया गया जब लोगों ने उनको अपार्टमेंट भाड़े पर देने से मना कर दिया। लेकिन जब प्रॉपर्टी डीलर ने ये कहा कि आप अपना नाम चेंज कर ले, आप अपना टाइटल चेंज कर ले, आप खुद को मिस्टर कुमार एंड मिसेस कुमार कहने लगे, तो अंसारीज ने अपने डिग्निटी के वजह से ही, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से ही उस सजेशन को मानने से इनकार कर दिया और खुद को मिस्टर एंड मिसेस कुमार कहने से इनकार कर दिया। और जो ओम प्रकाश और जो अंसारीज थे, उनको ऐसा ट्रीटमेंट यानी कि अनइक्वल ट्रीटमेंट वो डिजर्व नहीं करते हैं। उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए या फिर उनको बराबर रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, बराबर डिग्निटी मिलनी चाहिए जैसा कि सभी लोगों को मिलता है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी है ताकि जो लोग हैं, कोई भी व्यक्ति है, उनके डिग्निटी को ठेस ना पहुँचे, उनको बराबर का दर्जा दिया जाए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा आ जाता है अगला टॉपिक जो कि है इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। यानी जो हमारा इंडियन डेमोक्रेसी है वो किस तरीके से इक्वालिटी लाने की कोशिश करता है या फिर इक्वालिटी के लिए हमारा जो गवर्नमेंट है या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या काम करता है। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट देता है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये साफ लिखा गया है कि जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया के वो सभी इक्वल होंगे, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करे, किसी भी कास्ट से बिलोंग करे, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड जो भी हो या फिर इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो भी हो, सभी लोग क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन इसका ये नहीं मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद हमारे देश में इनइक्वालिटी जो है वो खत्म हो चुकी है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो हमारा इंडियन डेमोक्रेसी है और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये कानून है कि सभी लोगों को इक्वल का दर्जा दिया जाएगा, या फिर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट देने की बात कहता है। लेकिन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले की अगर हम स्थिति की बात करें तो उस समय में ऐसा कोई भी कानून नहीं था जो कि लोगों को डिस्क्रिमिनेशन या फिर इल ट्रीटमेंट से बचा सके। यानी पहले कोई भी ऐसा कानून नहीं था जहां पर लिखा गया था कि सभी लोग बराबर हैं या फिर सभी लोगों को डिग्निटी या फिर इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो देखिए जो हमारा इक्वालिटी का रिकॉग्नाइजेशन है कॉन्स्टिट्यूशन में वो कुछ खास प्रोविजंस पर आधारित है, कुछ खास चीज़ों पर आधारित है। पहला तो यह है कि सभी लोग जो हैं कानून के सामने बराबर हैं, यानी कि हमारे देश में चाहे प्रेसिडेंट हो या फिर कांता जो कि एक डोमेस्टिक वर्कर है या फिर कोई भी व्यक्ति हो, उसको सेम लॉ यानी कि बराबर कानून का बराबर सामना करना होता है। किसी भी व्यक्ति के लिए कोई खास कानून नहीं बनाया गया है। दूसरा यह है कि कोई भी व्यक्ति जो है उसको उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है उसके रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ
या फिर फीमेल मेल किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। और तीसरा यह है कि सभी लोगों को एक्सेस है सभी पब्लिक प्लेसेस के ऊपर, यानी कि किसी भी व्यक्ति को आप प्लेग्राउंड, होटल, शॉप या फिर मार्केट से जाने से नहीं रोक सकते हैं। इंडिया का कोई भी व्यक्ति सभी पब्लिक प्लेसेस पर जा सकता है, मार्केट में जा सकता है, होटल में जा सकता है, दुकानों में, प्लेग्राउंड में, सभी जगहों पर जा सकता है। और सभी व्यक्ति जो हैं वो सभी वेल्स या फिर रोड्स जो हैं सभी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। बाथिंग घाट, यानी कि लोगों के साथ आप अनइक्वल ट्रीटमेंट किसी भी तरीके से फोर्स नहीं कर सकते। इसके बाद आपका चौथा आ जाता है, वो है ये है कि पहले देखिए जो अनटचेबिलिटी चलती थी, अछूत वाली बात चलती थी, अब ये कानून को हटा दिया गया है, यानी कि अब इसको एबॉलिश कर दिया गया है। इसको हम क्या कहते हैं उसको, इलीगल बना दिया गया है। अनटचेबिलिटी को इलीगल बना दिया गया है अब हमारे देश में। तो इन चार चीज़ों के आधार पर जो हमारी गवर्नमेंट है या फिर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट देने की कोशिश करता है। इसके बाद हम दो तरीके से देखेंगे कि जो हमारा गवर्नमेंट है जो कि इक्वालिटी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है या फिर गारंटी करने की कोशिश करता है। पहला तो है कानून के जरिए और दूसरा है गवर्नमेंट प्रोग्राम के जरिए जो कि चलाई जाती है डिसएडवांटेज कम्युनिटी के लिए। तो देखिए बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए हैं इंडिया में जिसके जरिए सभी लोगों के राइट को बचाने की कोशिश की जाती है या फिर कोशिश की जाती है कि उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए। और कानून के अलावा जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम भी चलाए हैं ताकि जो लोग हैं या फिर जो कम्युनिटी है जो कि जिनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट काफ़ी सालों तक किया गया, सैकड़ों सालों तक किया गया, उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए। और ये जो स्कीम्स है ये इंश्योर करते हैं कि सभी लोगों के लिए ग्रेटर अपॉर्चुनिटी मिले जो कि पहले से उनके पास नहीं थी। और देखिए जो एक स्टेप है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि गवर्नमेंट द्वारा लिया गया है वो है मिड डे मील स्कीम। यानी मिड डे मील स्कीम तो आप जानते ही होंगे कि स्कूल में बच्चों को खाना दिया जाता है। और इस मिड डे मील स्कीम में जो जितने भी गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल है वहाँ पर चिल्ड्रन को पका हुआ खाना मिलता है। जो तो हमारा तमिलनाडु था वहाँ पर इस चीज़ को सबसे पहले लागू किया गया था। और 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है वो इस स्कीम को अपने राज्य में, अपने स्कूलों में लागू करें 6 महीने के अंदर। उसके बाद इस स्कीम को पूरे देश में लागू कर दिया गया। और ये जो स्कीम है इसका काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है। और इसका इफेक्ट ये पड़ा है कि देखिए जो ज़्यादा गरीब बच्चे थे, यानी जो गरीब बच्चे स्कूल में उनका रेगुलर अटेंडेंस नहीं होता था वो अब स्कूल आने लगे, वहाँ पर उनका ज़्यादा इनरोलमेंट होने लगा, ज़्यादा एडमिशन होने लगा, ज़्यादा बच्चे स्कूल को अटेंड करने लगे। और इसके साथ ही जो टीचर्स है वो ये रिपोर्ट करते हैं कि जो चिल्ड्रन है जो पहले जाते थे घर लंच के लिए, यानी कि जब लंच होता था स्कूल का तो वो घर चले जाते थे और वहाँ से फिर खाने के बाद वो वापस आते ही नहीं थे स्कूल में। लेकिन जब से मिड डे मील स्कूल में दिया जाने लगा है तो लोग स्टूडेंट्स जो है उनका अटेंडेंस काफ़ी बढ़ गया है। और इसके साथ ही जो बच्चे हैं जो कि गरीब बच्चे हैं जिनकी माँ कहीं पर काम करती है या फिर किसी और चीज़ में व्यस्त रहती है, उनको पहले अपना काम छोड़कर बच्चों को खाना खिलाना होता था। लेकिन वो भी अब फ्री है क्योंकि बच्चों को स्कूल में ही खाना मिल जाता है। और ऐसा करना अब उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो अपना काम छोड़कर या फिर जो डेली वर्क वो करी उसको छोड़कर बच्चों के लिए वो खाना पकाएं। और देखिए ये जो चीज़ है इस चीज़ की वजह से जो कास्ट प्रिजुडिस है, यानी कि पहले जो कास्ट सिस्टम की लोगों के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट होता था उसको भी काफ़ी हद तक कम करने में मदद मिली है। क्योंकि ये जो मिड डे मील स्कीम है, मिड डे मील स्कीम में जो लोअर और अपर कास्ट के स्टूडेंट हैं वो इस मील को साथ में खाते हैं, एक ही जगह पर खाते हैं। और इस तरीके से जो हमारा अनइक्वल ट्रीटमेंट है वो धीरे धीरे कम करने में ये चीज़ काफ़ी मदद कर रहा है। और इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर दलित महिलाओं को खाना पकाने के काम में लगाया गया है। जो दलित महिलाएं हैं वो खाना पकाती हैं। और इसके साथ ही जो मिड डे मील प्रोग्राम है उसने काफ़ी गरीब बच्चों के हंगर यानी उनके भूख को भी खत्म करने में मदद किया है। क्योंकि देखिए जो भूखे बच्चे स्कूल में आते थे तो वो स्कूल में आते तो थे लेकिन उनका जो पेट है वो खाली रहता था क्योंकि वो काफ़ी गरीब होते थे और वो कंसंट्रेशन नहीं करने पाते थे, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते थे। और इस चीज़ को कम करने में भी मिड डे मील स्कीम ने काफ़ी ज़्यादा मदद किया है।
तो देखिए यहाँ पर आगे बढ़े तो आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं उसने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी बराबर का दर्जा इंक्रीज करने में काफ़ी मदद किया है, लेकिन इसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा अभी करने की ज़रूरत है। देखिए जो मिड डे मील स्कीम है उसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है इनरोलमेंट और अटेंडेंस बढ़ाने में गरीब बच्चों का, लेकिन इसके अलावा अभी भी बहुत ज़्यादा अभी भी जो स्कूल हैं उनके बीच में डिफरेंस है, यानी जहाँ पर अमीर बच्चे पढ़ते हैं वहाँ के स्कूल में और जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं जहाँ पर वहाँ के स्कूल में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। और अभी भी बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं हमारे देश में जहाँ पर दलित चिल्ड्रेन हैं, जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि, उनके साथ अभी भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है या फिर अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है, और इन बच्चों को अभी भी फोर्स किया जाता है अनइक्वल सिचुएशन में जहाँ पर उनकी डिग्निटी को ठेस पहुँचाया जाता है या फिर डिग्निटी को रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो लोग हैं वो अभी भी उनको इक्वल मानने के लिए राज़ी नहीं है, जबकि जो हमारा कानून है इस चीज़ को फोर्स करता है उसके बावजूद भी। और देखिए उसका एक रीज़न ये है कि जो लोगों का एटीट्यूड है या फिर बिहेवियर है वो काफ़ी स्लोली चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन किसी को कुछ कहेंगे तो वो एक दिन में मानकर तैयार हो जाएगा, एक्सेप्ट कर लेगा। लोगों का जो एटीट्यूड है वो काफ़ी धीरे धीरे चेंज होता है, बहुत ही स्लोली चेंज होता है। और इसके बावजूद कभी भी किसी भी पर्सन को ये पता है कि देखिए जो डिस्क्रिमिनेशन है वो लॉ के खिलाफ है, वो इलीगल है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग जो हैं वो दूसरे लोगों के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट करते हैं उनके कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, डिसेबिलिटी के आधार पर, इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर, और इसके अलावा महिला होने के आधार पर। और देखिए ये चीज़ तभी ठीक होगी जब लोग ये बिलीव करने लगेंगे कि कोई भी व्यक्ति इन्फीरियर नहीं है या फिर कोई भी व्यक्ति को अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, और सभी लोगों को डिग्निटी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके बाद ही जो लोग हैं वो उनके एटीट्यूड जाकर चेंज होंगे। और इसके बाद जो हमारे जो इक्वालिटी है, इक्वालिटी को इस्टेब्लिश करना डेमोक्रेटिक सोसाइटी में वो काफ़ी एक लंबा स्ट्रगल है, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपने कोई कानून बना दिया, कुछ कर दिया तो आपका तुरंत इक्वालिटी इस्टेब्लिश हो जाएगी। और एक तरीके से जो इंडिविजुअल्स हैं या फिर जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में उनको कंट्रीब्यूट करना होगा और एक तरीके से साथ मिलकर इस इक्वालिटी को लागू करवाना होगा या फिर इम्प्लीमेंट कराना होगा। और इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। यहां पर आगे हमारा आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक जो कि है इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसी। तो देखिए अभी तक तो हमने जो देखा वहां पर हमने इंडिया की बात की, यानी इंडिया में जो इनइक्वालिटी है उसके बारे में बात की। अब हम देखने वाले हैं कि इंडिया के अलावा दूसरे जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वहां पर इनइक्वालिटीज की क्या समस्या है, वहां पर किस तरीके से इनइक्वालिटी होती है। आप ये सोच ही रहे होंगे कि क्या इंडिया ही ऐसी कंट्री है जहां पर इनइक्वालिटी मौजूद है और जहां पर स्ट्रगल चल रहा है इक्वालिटी लाने के लिए, सभी लोगों को बराबर का दर्जा देने के लिए। तो सच ये है कि इंडिया के अलावा दूसरे भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है जहां पर लोगों के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है और वहां पर इक्वालिटी का जो इशू है वो अभी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है कम्युनिटीज स्ट्रगल में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अगर हम बात करें जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं जिनके पूर्वज वहां पर पहले स्लेव हुआ करते थे, वहाँ पर गुलाम हुआ करते थे, जिनको अफ्रीका से लाया गया था, उनको आज भी वो अपने लाइफ को अनइक्वल बताते हैं कि अभी भी उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है या फिर उनका लाइफ इक्वल नहीं है। और इसके बावजूद कि 1950s के आसपास अमेरिका में काफ़ी इक्वल राइट के लिए मूवमेंट चला था, अफ्रीकन अमेरिकन के इक्वल ट्रीटमेंट के लिए मूवमेंट चला था। और इसके पहले यानी ये जो हमारा मूवमेंट हुआ था 1950 में, इसके पहले जो अफ्रीकन अमेरिकन थे उनको काफ़ी ज़्यादा अनइक्वल ट्रीटमेंट के साथ काफ़ी अनइक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता था यूनाइटेड स्टेट में, और वहाँ पर कानून में भी ये चीज़ लिखा हुआ था कि उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। और देखिए वहाँ पर फॉर एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि अगर कोई अफ्रीकन अमेरिकन बस से जा रहा है तो उसको या तो बस में पीछे वाले सीट पर बैठना होता था, या फिर कोई भी वाइट व्यक्ति अगर आ जाता है वो सीट पर बैठना चाहता है तो उस ब्लैक व्यक्ति को अपने सीट को छोड़ना होता था और दूसरे सीट पर बैठना होता था या फिर खड़े होना होता था। और इसमें
जिसमें एक इवेंट आया, रोज़ा पार्क नाम की एक महिला थी जो कि अफ्रीकन अमेरिकन थी। वो अपने काम से वापस आ रही थी और उससे एक व्यक्ति वाइट मैन ने 1 दिसंबर 1955 को कहा कि तुम अपनी सीट छोड़ो, और उस महिला ने सीट छोड़ने से मना कर दिया। और उसके रिफ्यूज़ल की वजह से आगे चलकर बहुत ही बड़ा एक मूवमेंट खड़ा हुआ, और इस मूवमेंट में जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं उनको उन्होंने एक तरीके से मूवमेंट चलाया कि उनके साथ भी इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए। और ये जो मूवमेंट था ये अमेरिका में सिविल राइट मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। और जो सिविल राइट एक्ट है 1964 पास हुआ इस मूवमेंट के पास, और जिसमें ये प्रोहिबिट किया गया या फिर कानून बनाया गया कि अब किसी भी व्यक्ति के साथ रेस के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, नेशनल ओरिजिन के आधार पर, किसी भी आधार पर अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। और इसके साथ ये भी कहा गया कि जितने भी स्कूल हैं अमेरिका में वो सभी स्कूल अब अफ्रीकन अमेरिकन के लिए खोले जाएंगे, और वहाँ पर किसी भी तरीके का सेपरेट स्कूल सेटअप नहीं किया जाएगा अफ्रीकन अमेरिकन के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी जो आज भी जो मेजोरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन हैं वो अमेरिका में गरीब में से आते हैं, यानी सबसे ज़्यादा गरीब अफ्रीकन अमेरिकन ही हैं। और जो ज़्यादातर जो अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रेन हैं वो गवर्नमेंट स्कूल को अटेंड करना ही अफोर्ड कर सकते हैं, वो अच्छे स्कूल या फिर महंगे स्कूल में नहीं जा सकते हैं। और ये गवर्नमेंट स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर काफ़ी कम फैसिलिटीज़ हैं या फिर जो टीचर की क्वालिफिकेशन है वो काफ़ी कम है, जहाँ कंपैरिजन में जहाँ पर वाइट स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, यानी जहाँ पर वाइट स्टूडेंट पढ़ते हैं जो कि या तो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं या फिर ऐसे एरियाज़ में पढ़ते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, प्राइवेट स्कूल जैसी अच्छी है। तो इस तरीके से जो अमेरिका है वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा अनइक्वालिटी की समस्या है, और दुनिया के दूसरे देशों में भी इस चीज़ की समस्या है। इसके बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। तो देखिए किसी भी कंट्री को हम कंप्लीटली डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते हैं, और हमेशा ऐसा होता है कि जो कम्युनिटीज़ है और इंडिविजुअल्स हैं जो हमेशा अपने जो आइडिया है डेमोक्रेसी का उसको एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा इक्वालिटी की कोशिश कर रहे हैं, और हमेशा नए इश्यूज़ को उठा रहे हैं। और इन सभी इश्यूज़ में जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू ये है कि देखिए जो लोग हैं वो आज भी सभी लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट देने के लिए या फिर उनकी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। और इस बुक में आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो इक्वालिटी है वो हमारे डेली लाइफ के वेरियस एस्पेक्ट को प्रभावित करती है। और आगे जब आप इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो उसके बाद सोचिए कि क्या सभी लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है, या फिर जो लोग हैं वो अपनी डिग्निटी को मेंटेन करने पा रहे हैं। तो इस चीज़ के बारे में आगे आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है ये खत्म होता है।